तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। अब तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालक पढ़ेंगे सबसे पहले कि चालक क्या होता है ना। तो जिसके द्वारा विद्युत का जो प्रवाह है संभव, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। मतलब जिसके द्वारा हम विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं उसे हम चालक कहेंगे। अचालक जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। अब विद्युत अपघटय क्या होता है, गलित या घुलित अवस्था में आयन मुक्त करता है। जो आयन मुक्त करता है गलित या घुलित अवस्था में उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। विद्युत अनअपघटय आयन ना देने वाला पदार्थ, जो आयन नहीं देगा वो विद्युत अनअपघटय कहलाएगा। ऑक्सीकरण क्या है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को जो है ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं, चालक क्या है, अचालक क्या है, विद्युत अपघटय क्या है, विद्युत अनअपघटय क्या है, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। अपचयन क्या है ना, और ऑक्सीकरण क्या है, ये इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए आप लोग अगर बेसिक जो कंप्लीट रहेगा तो आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आप लोग विद्युत अनअपघटय समझ गए होंगे कि जो है आयन ना देने वाले पदार्थ जो आयन नहीं देते हैं वो विद्युत अनअपघटय कहलाएंगे। फिर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो ऑक्सीकरण अपक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा वो अपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। कोई पूछे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा। अब ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी और ले भी, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहेंगे। अब जान लेते हैं विद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह यह दो प्रकार से संभव है, ठीक है। तो कोई पूछे विद्युत चालकता क्या है तो बता दीजिए, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह क्या विद्युत चालकता कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता, जिसे आयनिक चालकता भी बोलते हैं, और धात्विक चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है कि सबसे इसमें और एक टॉपिक था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, या हम लिख सकते हैं इसको आर इक्वल्स टू रो, जहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसको रो में लगाएंगे, और एल अपॉन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ रो क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एल चालक की लंबाई और ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ठीक है। इसलिए रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। ये भी प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट, वही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता जान लेते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है, ठीक है, उल्टा। तो ये मान लीजिए प्रतिरोध है मेरा, क्या विशिष्ट प्रतिरोध है ये वाला, ठीक है ना। ये क्या लिखा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम, मतलब इसका उल्टा ये होता है। तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अतः ये भी लिख सकते हैं, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कंपा कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, इसे क्या कैसे दर्शाते हैं, कंपा कैसे दर्शाते हैं। अब के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तब फिर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इक्वल्स टू, रो का मान आप लोग को रखना पड़ेगा। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है। रो की जगह हम जहाँ मान रखेंगे तो ये सब नीचे रहेगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रो इक्वल्स टू ये दिया गया है। तो अब कंपा के इक्वल्स टू, कंपा जिसको के से प्रदर्शित करते हैं, तो विशिष्ट चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से, जिसे कंपा बोलते हैं। तो 1 अपॉन रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि होता है इसका, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। इसलिए जब इसमें रो की जगह में जब इसमें विशिष्ट चालकता में रखेंगे तो ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे विशिष्ट चालकता क्या क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब जान लेते हैं मोलर चालकता किसे कहते हैं। अब जानेंगे मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पर स्थित 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित विलयन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ हो। कहने का मतलब है कि मोलर चालकता 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित उस विलयन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हो। अतः लेमडा एम इक्वल्स टू के अपॉन 1000 अपॉन एम, तो इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल लिख सकते हैं, ठीक है। अतः इसकी इकाई क्या हो जाएगी,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मोलर चालकता क्या है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य में स्थित उस बेलन की चालकता जिसमें पदार्थ का एक मोल घुला हुआ हो उसे मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, सिंपली आप लोग परिभाषा याद रखना है। आप लोग हमारे इस चैनल पे आप इसका सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो भी बनाई गई हैं इन टॉपिक पे। विशिष्ट चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो आप लोग हमारे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उसको, और अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है। सिर्फ यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने आए हैं, सिर्फ इन सभी के बारे में जानने आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं इस पर गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को हमारी होगी उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघटय के विलयनों के मध्य उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड पदार्थ होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होगा, एक विद्युत अपघटय होगा, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों विलयनों के मध्य उत्पन्न, अब इन दोनों विलयनों के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब आता है विद्युत वाहक बल। सेल के एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल आप लोग समझ गए होंगे, सेल के एनोड तथा कैथोड इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब जान लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है। आप लोग देखे होंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, नए वीडियो भी बनाए, आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, एक वायुमंडल दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत अपघटय की इकाई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कोई पूछे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है, वो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में वहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो होता है, ठीक है, वो बनाते हैं, और ये मानक हाइड्रोजन उसी से रिलेटेड है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पे बनाते हैं। तो एक वायुमंडल दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत अपघटय इकाई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब जान लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्टा माना जाता है। मतलब जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है 0 वोल्टा माना जाता है। अब जान लेते हैं नर्नस्ट समीकरण क्या होता है। अर्धसेल अभिक्रिया में तो नर्नस्ट हमारा अभिकारक है, इधर उत्पाद बन रहा है, तो हम इसके लिए लिखेंगे E0 माइनस RT/NF और इन M/Mn प्लस। ठीक है, तो जहाँ E क्या है इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, R क्या है गैस नियतांक, T क्या है परमताप, N भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि हमने बताया की संख्या, F क्या है फैराडे नियतांक, M क्या है इलेक्ट्रोड की सांद्रता, Mn प्लस क्या है विद्युत अपघटय की सांद्रता। अब जान लेते हैं नर्नस्ट समीकरण के उपयोग। सेल के विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोड विभव पर ताप परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं इसके द्वारा। इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटय की सांद्रता, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल। तो शुष्क सेल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने वाले गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक धातु का बना पात और एनोड ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। बस शुष्क सेल के बारे में इतना ही बताना है, मतलब थोड़ी बताए हैं, बाकी आप लोग हमारी चैनल पे जाके इसका सेपरेट वीडियो देख लीजिए। अब लेड संचायक सेल, ठीक है, तो क्या होता है कि पुनः आवेशित किए जा सकने वाले लेड प्लेटों के बनी बैटरी होती है। मतलब जो होता है लेड संचायक सेल क्या होता है, जैसे पुनः आवेशित किया जा सके, जैसे पुनः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सके, उसे हम लेड संचायक सेल कहते हैं। इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के दो विद्युत के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो कोई पूछे लेड संचायक सेल में किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, ईंधन सेल क्या होता है, वह सेल जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो ईंधन सेल नाम से स्पष्ट है, वह सेल जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न कर दिया जाए उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। तो ईंधन सेल की दक्षता पूछा जाता है। संचारण किसे कहते हैं, संचारण की आप लोग वीडियो बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। तो संचारण वायुमंडल व रासायनिक अभिकारक द्वारा धातुओं का सीधे धीरे धीरे नष्ट होना, ठीक है, संचारण कहलाता है। मतलब वायुमंडल की रासायनिक अभिकारकों द्वारा, मतलब वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें आदि की जो उत्पन्न होती हैं उनके द्वारा धातु जानते हैं कि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे कि लोहे पे जंग लगते देखा होगा तो वो धीरे धीरे गल जाती है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। संचारण का प्रमुख जो सिद्धांत है वो विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। फिर है संचारण का सिद्धांत, ये बता ही चुके हैं। अब विद्युत अपघटन का विद्युत ऊर्जा द्वारा अपघटन अर्थात धन आयन व ऋण आयनों का इलेक्ट्रोडों पर विसर्जन क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले
में प्रयुक्त युक्त इस सेल में होने वाली क्रियाएं विद्युत अपघटन कहलाती हैं। फैराडे का प्रथम नियम आप लोगों को पता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत ऊर्जा के समानुपाती होती है। W प्रोपोर्शनल क्यू, यह लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल IT, ठीक है ना, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, I/T होता है, ठीक है ना, Q इक्वल्स टू, इसीलिए। अब है फैराडे का द्वितीय नियम, सामान्य समय पर सामान्य विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघटनों से प्रवाहित करने पर विसर्जित पदार्थों की मात्रा पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल पे जाके विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।